जी नीरज जी, इससे मैं आगे बढ़ूं तो मैं अब जब अभय दुबे के पास चलता हूं। अभय जी, ये अभी शरद प्रधान ने सवाल उठाया सांप्रदायिक सौहार्द का, सांप्रदायिक सद्भाव का। तो जो सौहार्द और सद्भाव जिसको हम कह रहे हैं नेशनल ट्रस्ट सर्वे में, कहीं लोग इसे शांति तो नहीं पढ़ रहे हैं कि इनकी सरकार रहने से अमन रहेगा, शांति रहेगी, दंगे नहीं होंगे? अरे हो सकता है जोशी जी आपकी बात सही हो। लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में होती है तो दंगे नहीं होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तब दंगों के अंदेशे ज़्यादा रहते हैं। ये इस बात को उलट के भी पढ़ा जा सकता है कि भाजपा एक तरह से जो सांप्रदायिक और सेकुलर स्थिति है उसको ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि अगर हमको सत्ता में लाओगे तो दंगे नहीं होंगे, अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर दंगे होंगे। इस परिस्थिति को इस तरह ही पढ़ा जा सकता है। अब मैं एक दूसरे प्रश्न की तरफ जोर दूंगा। जो महंगाई का सवाल उठाया गया है, महंगाई के जो आंकड़े आए हैं, वो मेरी नजर में ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाजपा केवल गुजरात में ही पिछला प्रदर्शन पूरी तरीके से दोहरा सकती है। बाकी सभी जगहों पर उसका प्रदर्शन महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक गिरता हुआ दिखता है। दूसरी चिंताजनक बात यह है कि बाकी सब प्रांतों में देखिए कि किसी भी मुद्दे पर आंकड़े सत्ताधारी दल के पक्ष में झुके हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है हर चुनाव में, वहां पर सरकार की हालत खस्ता दिखाई पड़ रही है। वहां पे 1200 मुठभेड़ें हुई हैं। उन 1200 मुठभेड़ों में 59 मुठभेड़ों में संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कैसे हुई हैं। जी। तो ये देखने की बात है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। तीसरी बात जो मुद्दा उठाना चाहता हूं मैं, छोटा सा मुद्दा, कि पत्रकार के तौर पर, राजनीतिक समीक्षक के तौर पर हमें इस बात का अंदाजा रहता है कि कौन सी सरकार की हालत उस राज्य में खस्ता है कि अच्छी है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में हम सब लोग आमतौर पर मानते हैं कि टीडीपी की हालत थोड़ी खस्ता है, या एआईडीएमके को तमिलनाडु में मानते हैं कि उसकी हालत खस्ता है, लेकिन फिर भी उनके पक्ष में बहुत अच्छे आंकड़े यहां पे आ रहे हैं। तो यह सर्वे के लिए अपने आप में चिंता का विषय है। ये हो सकता है, इसीलिए देखिए अभी इसमें और डेटा बहुत है, बहुत सारे आंकड़े, और दर्शक जानना चाहते होंगे कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन भरोसे के टेस्ट पे खरा उतरता है, वो कितने लोकप्रिय हैं या कितने लोग उन पे भरोसा करते हैं, और जो उनके चैलेंजर हैं राहुल गांधी, उन पर कितने लोग भरोसा करते हैं। कुछ देर में हम वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पार्टियों से, नेताओं से ज्यादा भी किसी पर भरोसा है क्या इस देश में, जिनकी दुहाई हम लोग देते हैं? वो संस्थान कौन से हैं, वो इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी के कौन से हैं जिन पर ये देश भरोसा करता है? इस पर एक नजर डाल लें। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे संस्थान हैं जिनकी बातचीत होती है कि इन संस्थानों पर भरोसा है कि नहीं है, और कौन ज़्यादा उस पर भरोसा रखता है। तो वो भी हमने सर्वे किया, उस पर ही पूछा। तो संस्था के तौर पर अगर आप देखें किन संस्थानों पर लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा है, तो वो प्रधानमंत्री का जो पद है उसके ऊपर तकरीबन 75%, आप मान लीजिए 74.4% लोगों का अभी भी संस्थान पे, इस पद पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम बुराई हुई और वहाँ के जजेस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष हमला करता रहता, लेकिन अभी भी 73% लोग ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका भरोसा बरकरार है। संसद में उनका भरोसा बरकरार है, 72% लोग मानते हैं, जबकि कई संसद सत्र चले नहीं हैं, काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भरोसा बना हुआ है लोगों का। और मुख्य विपक्षी दल के लिए भी अच्छी खबर है कि उस पर भी 53.3% लोगों का ये ट्रस्ट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। ये दिखाते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, कि तमाम एजेंडा, बतंडावाद, बातचीत, विरोध, सबके बावजूद संस्थानों पर लोगों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। जी, इससे जुड़ा हुआ एक आंकड़ा अब नीरज ले आना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस की रीडिंग जो है ये कह रही है कि प्रधानमंत्री के पद पर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस। तो अब ये समझना चाहिए हमें कि नरेंद्र मोदी की के कामकाज पर, नरेंद्र मोदी की डिलीवरी पर या उनके प्रॉमिस पर उनकी अप्रूवल रेटिंग्स क्या हैं, उसका जरा ब्रेकअप दें। एक्चुअली ये बहुत सबसे दिलचस्प आंकड़ा मुझे इसी में लगा, जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए, उनके जो कामकाज का स्टाइल था, जो उन्होंने प्रयास किए, उस पर लोगों का कितना अप्रूवल था, कितना भरोसा था। तो एक एक करके आप नजर डालिए, देखिए इसमें कितना ज्यादा उन्होंने लोगों किया, कि इसमें बहुत स्ट्रांगली 74.2% लोग सहमत है कि प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं उस पे उनका भरोसा है। तो स्वच्छ भारत अभियान सबसे पहले आपके सामने, 74% लोग उसको मान के चलते हैं, 21% लोग उससे बहुत नीचे इससे असहमत है। तो ये दिखता है कि उनके इनिशिएटिव्स को लोगों के बीच में अप्रूवल मिलता है जो वो कामकाज करते हैं। दूसरा मुद्दा यहां पे देखिए,
68.7% लोग ये भरोसा रख के चल रहे हैं कि काले धन के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई करी है वो सही दिशा में है, उनका ट्रस्ट इस पे बना हुआ है। 68.7% लोग सहमत हैं, केवल 26% लोग इससे असहमत है। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। जबकि बहुत बार ये कहा जाता है कि काला धन तो वापस आया नहीं, वो 15 लाख रुपए अकाउंट में आया नहीं, उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग विश्वास करते हैं। जनधन के मामले में देखिए, जनधन की भी बड़ी आलोचना हुई और ये डिमोनेटाइजेशन के समय कहा गया कि ये तो खाते में पैसे डाले गए, लेकिन इस इनिशिएटिव्स को भी 68% लोग अपना अप्रूवल दे रहे हैं और वो मानते हैं कि ये ठीक था, ये अप्रूवल है। केवल 25% लोग इससे असहमत हैं। उज्ज्वला योजना पर नजर डालिए, ये जो इस सरकार की सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि सफल योजना थी, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे करीब 68% लोग सहमत हैं। तो अब तक जितने मैंने आपको आंकड़े दिखाए उसमें ज्यादातर पे प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव्स को लोग सहमति दे रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं, वो उससे सहमत हैं कि किस हद तक वो इनके इनिशिएटिव्स को सहमत कर मान के चल रहे हैं, यानी अप्रूव कर रहे हैं जनता के बीच में। और भी कई आंकड़े जो आपको मैं दिखाऊंगा कि नोटबंदी सबसे ज्यादा इसकी आलोचना हुई है। सारे विपक्षी दल सब ने सबसे ज्यादा आलोचना नोटबंदी करी है। 67%, 66.7% लोग सहमत हैं कि ये कदम इनिशिएटिव सही था, इसको अप्रूवल मिलता है ग्राउंड पे और इसका असर भी शायद आने वाले चुनाव में दिखे। बहुत कम लोग इससे असहमत है। आयुष्मान भारत जो हाल की एक स्कीम इन्होंने शुरू करी है जिसमें इंश्योरेंस आपको दिया गया है, इसको भी लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और 65% के आसपास लोग इससे सहमत हैं कि ये इनिशिएटिव्स भी वर्क कर रहा है, उनके फेवर में जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आलोक जी, जीएसटी को लेकर के व्यापारी वर्ग नाराज, अभी तक वो सेटल नहीं हो पाया। ये भी सच है कि 1 साल से ज़्यादा हो रहा है और अभी तक उसको सेटल होने में समय लगा, लेकिन अभी देखिए 63% के आसपास का आंकड़ा आ रहा है, जिससे लोग मानते हैं कि जीएसटी का जो इनिशिएटिव था, जो प्रयास था, वो ठीक था और उसमें आगे सुधार हो रहा। हमारे सवाल में ये भी शामिल था, तो उससे लोग सहमत हो रहे हैं। और उज्ज्वला योजना जिसके दम पे चुनाव जीते गए हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की जीत में इसका बड़ा हाथ था, उसमें भी 69% लोग मानते हैं कि उज्ज्वला योजना एक सफल योजना है और उस पर उनका अप्रूवल का मुहर लगता है। जी, तो ये जो आपने कहानी बताई, अब इसको हम मुझे लगता है कि ये हमने क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर, उनके अलग अलग प्रोग्राम्स पर और उस पर प्रधानमंत्री की मोहर के साथ अप्रूवल रेटिंग ली है, तो सभी एक्सपर्ट्स से मैं एक छोटी छोटी टिप्पणी इस पर चाहता हूं। हरीश बिजूर जी, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? ज्यादातर चीजों में ओवरवेलमिंग सपोर्ट है नरेंद्र मोदी की पहल के लिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो असेसमेंट होती है और जो असेसमेंट अभी ये ट्रस्ट सर्वे ने किया है, वो 2 हिसाब से हो सकती है। वन इज ऑन इनिशिएटिव्स, वो इनिशिएटिव अच्छा था, बुरा था। सेकंड इज ऑन रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आए या ना आए। तो इन दोनों के हिसाब से मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये सर्वे जो एड्रेस करती है क्वेश्चंस, वो इनिशिएटिव्स के बारे में। अब 2019 इलेक्शंस में हमने देखना है कि अगर लोग वोट करते हैं, वो अच्छे इनिशिएटिव्स के हिसाब से वोट करेंगे या अच्छे रिजल्ट्स के हिसाब से वोट करेंगे। जी, अजय सिंह जी, ये हरीश बिजूर ने सवाल उठाया, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रॉमिस वर्सेस डिलीवरी, प्रॉमिस लोगों को पसंद आया है क्या? ये जो लोग सहमत हैं, अप्रूवल रेटिंग दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और ये बात पूरी होनी चाहिए, हम इससे पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। अगर आप देखिए तो अप्रूवल रेटिंग्स जो दिखा रहे हैं, अगर यही अप्रूवल रेटिंग्स आप 1989 में राजीव जी के लिए करते या 2014 में वहाँ प्राइम मिनिस्टर के लिए करते, तो क्या ये रेटिंग्स आते? हमें लगता है शायद नहीं आते। तो इसका मतलब है कि अगर ये रेटिंग्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट लेवल प्राइम मिनिस्टर में काफी हाई है। और प्राइम मिनिस्टर इंस्टीट्यूशन आप हटा दीजिए तो इंडिविजुअल में भी काफी हाई है, जो कि इसमें दिख रहा है। तो ये सवाल है और इसको मैं अभय दुबे जी आपके पास ला रहा हूं। ये एक इंस्टीट्यूशन का सवाल है। हमने देखा प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन में बहुत लोगों का भरोसा है, और दूसरा ये प्रधानमंत्री मोदी नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव्स हैं जिन पर अप्रूवल रेटिंग ली गई है। कैसे स्टडी करेंगे अब इस नतीजे को? पहले तो मैं नीरज जी के इस विश्लेषण से सहमत हूं कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है कि प्रधानमंत्री की संस्था में, सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे संस्थाओं में जनता का भरोसा 70% और उससे भी ज़्यादा है। ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। अच्छा, जहाँ तक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं में भरोसे का सवाल है,
प्रधानमंत्री के जो विश्वसनीय मंत्री हैं वो पिछले 6 महीने से जगह जगह इंटरव्यू देके ये बता रहे हैं कि हमारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं वही हमारे नए वोटर हैं। आप अखबारों में लगातार उनके इंटरव्यू छप रहे हैं और उनकी सबकी एक ही भाषा है। और मैं ही समझता हूं कि ये अपने आप में बहुत स्वागत योग्य बात है कि एक सरकार किसी सांप्रदायिक मुद्दे पर चुनाव न लड़कर या किसी दूसरे ऐसे विवादास्पद मुद्दे पर चुनाव न लड़कर अपने प्रदर्शन के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। मुझे आमतौर पर माना जाता है कि मैं भाजपा और नरेंद्र मोदी की आलोचना करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यह एक बहुत ही स्वागत योग्य बात है कि वो अपने दोबारा सरकार में आना चाहती है। इसकी कसौटी वो अपना प्रदर्शन बना रही है। ये भारत के लिहाज से बड़ी हिम्मत की बात है और इस बात की परीक्षा 2019 में होगी कि वास्तव में वो लाभार्थी जमीन पर मौजूद हैं या केवल वो आंकड़ों में मौजूद हैं और केवल मंत्रियों के इंटरव्यूज में मौजूद हैं। जी शरद प्रधान जी, ये जो अभय दुबे कह रहे हैं इसी को आगे बढ़ाएं। एक तो ये अच्छी बात लोकतंत्र के लिए कि इन संस्थाओं पर लोगों का भरोसा है। दूसरा, इसमें महत्वपूर्ण बात, मुख्य विपक्षी दल पर भी 53% लोगों का भरोसा है एज इंस्टीट्यूशन। वो मुख्य विपक्षी दल जिसके पास इतनी सीटें भी नहीं हैं कि वो लोकसभा में विपक्ष का नेता, उसके नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा मिल सके, उस पर 53% लोग भरोसा कर रहे हैं। हाँ। तो इंस्टीट्यूशन के तौर पर यह भरोसा रियलिटी में भी कन्वर्ट होता है क्या? लास्ट में क्या कहा आपने, जरा आवाज क्लियर। मैंने कहा इंस्टीट्यूशन पर जो भरोसा है, इंस्टीट्यूशन पर जो ये भरोसा है, क्या ये रियलिटी में भी कन्वर्ट होता है? नहीं, देखिए, इंस्टीट्यूशंस पे तो भरोसा हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति इंस्टीट्यूशन है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में आप देखिए तो इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल ड्रिवन है। इंडिविजुअल्स चलाते हैं इंस्टीट्यूशंस, बहुत अच्छा चलता है, फिर जैसे ही वो जाता है कोई गलत आदमी आ जाता है, बैठ जाता है। तो ये इंस्टीट्यूशन में भरोसा होना और जो इंस्टीट्यूशन को संभाल रहा है उसके ऊपर भरोसे होने में बड़ा फर्क है। और ये जो आंकड़े देखिए, आपने जो ये बातें करी, ये भ्रष्टाचार की भी बात आई, तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार में तो सारी पार्टी इतनी बुरी तरह लिप्त हैं। जो भी पावर में, सत्ता में आता है वो उसमें कोई इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है कि जनता के भले से भ्रष्टाचार बढ़ा होता है। हम आज यूपी में भी देखते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारी नहीं है, सब मानते हैं। लेकिन उनकी सरकार में इस कदर भ्रष्टाचार है, अंदर के लोग, मंत्री, अफसर ये एडमिट करते हैं कि साहब अभी जो है योगी आदित्यनाथ तो पैसा नहीं बनाते हैं, लेकिन नीचे वाले जो हैं उनका रेट बढ़ गया है क्योंकि डर ज्यादा हो गया है। ये आम बात बता रहा हूं मैं, अंदर के लोगों की। हाँ, इंडिकेटर्स तो मैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूं, बिल्कुल इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। जो बात आप कह रहे हैं ये आप अकेले नहीं कह रहे हैं। हर्षवर्धन के पास में आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले नीरज को जोड़ना चाह रहे हैं। बात करते हैं जी, नीरज को जोड़ना चाह रहे हैं। मैं इसमें यालो जी ये जोड़ना चाह रहा था कि जो आखिरी की दो चीजें हमने दिखाई कि किस किस इश्यूज पे संस्थानों पे भरोसा और सरकार के इनिशिएटिव्स पे, खासतौर पर प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव्स में, अगर इसमें आयुष्मान योजना छोड़ दें जो सबसे नई है, तो बाकी सारी योजनाएं काफी पहले की हैं और वो डिलीवर्ड हैं और उसमें लोगों की कंसीडर्ड व्यू है। हमने 30 से 35 मिनट एक एक आदमी से बात करी है, तो उसमें ये मानना कि उज्ज्वला की डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, जीएसटी का डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, नोटबंदी का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये कंसीडर्ड ओपिनियन है। तो इसका नाम हम भले ही दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स को कितना अप्रूवल है, लेकिन ये सोचे विचारे और जमीन के अनुभव के आधार पर लोगों ने जवाब दिए हैं। तो आपका कहना है कि ये डिलीवरी के बाद का फैसला है लोगों का कि वो ये भरोसा कर रहे हैं या उस पर खुशी जता रहे हैं कि उनको जो वादा किया गया था मिल गया है। हर्षवर्धन, आपकी रीडिंग ऐसी ही है? आपको लगता है अब आप किस सवाल का जवाब चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं, ट्रस्ट के पैमाने पर अब किस सवाल का जवाब चाहिए? ये सर्वे कब का है? नहीं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े। जी शरद जी, मैं आपके पास आऊंगा। हर्ष ये पूरा कर लें। मुझे लगता है कि ये सबसे रोचक हिस्सा है जो अभी फर्स्ट पोस्ट सीएनबीसी आवाज का ये जो नेशनल ट्रस्ट सर्वे है। और इसमें बड़ी खूबसूरत बात ये भर नहीं है कि लोकतंत्र पे लोगों की उम्मीद कायम है, भरोसा कायम है। लोकतंत्र के जो चारों महत्वपूर्ण खंभे थे वो उसमें हम कहें कि
न्यायपालिका, प्रधानमंत्री, संसद और विपक्ष, इन सब को मिला के जो है वो जनता को बड़ा भरोसा है। तो मुझे लगता है कि ये सर्वे अगर जितने लोग, ज्यादा लोग देख रहे होंगे तो उनको एक भरोसा और बढ़ा होगा कि देश में पिछले 4 साल का जो नैरेटिव था कि सब खराब हो गया है, ऐसा फिलहाल नहीं है। और दूसरी जो बड़ी चीज है कि जब हम कहते हैं कि कोई सरकार मूव करती है तो उसके साथ जनता जुड़ती हुई चलती है या छूटती हुई चलती है। तो कम से कम जो प्राइम मिनिस्टर्स के इनिशिएटिव, प्राइम मिनिस्टर के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत साफ दिखा रहे हैं कि नए तरह की चीजें लाई गई और उनके साथ जनता जुड़कर भरोसे के साथ चल रही है। और ये सचमुच बहुत अच्छी बात होगी। मुझे लगता है कि जब जो एक सवाल आपने पिछले सेगमेंट में किया था कि क्या सांप्रदायिक सौहार्द और शांति में थोड़ा कुछ भ्रम है क्या, मुझे लगता है कि जनता को अगर भ्रम होता तो इन स्कीम्स में भी वो नजर आता। क्योंकि अगर सांप्रदायिक सौहार्द का मसला नहीं होता, जो नारा देते हैं नरेंद्र मोदी, सबका साथ सबका विकास, अगर वो नहीं होता तो 68% यानी सारे के सारे आंकड़े 65% के ऊपर, तो ऐसा संभव नहीं होता। वहां कोई कहता कि ठीक है मुझे मिला है लेकिन मुझे इस सरकार पर भरोसा नहीं, मुझे रसोई गैस मिली लेकिन मुझे इस सरकार पर भरोसा नहीं। मुझे लगता है कि देश के लिहाज से, लोकतंत्र के लिहाज से और सभी राजनीतिक दलों के लिहाज से ये सबसे खूबसूरत बात इस सर्वे की निकल कर आई है। और जब अगर कहेंगे कि सवाल अब क्या बचा, तो सवाल मेरे मन में हमेशा वही रहता है जो फिर से आता है कि ठीक है कि सरकार लड़ेगी चुनाव, सब कुछ लड़ेगा, लेकिन क्या चुनाव विकास के मुद्दे पर या इस तरह की अच्छी अच्छी योजनाओं के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर होगा? मेरे मन में यही सवाल आता है। बहुत बढ़िया है और ये सवाल का जवाब भी देंगे हर्षवर्धन, आपको भी देंगे, दर्शकों को भी देंगे, सबके सामने इस सवाल का जवाब आएगा। इस सवाल का जवाब भी आएगा कि राहुल और मोदी में से कौन कितना मजबूत है। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें रहती हैं। अभी देखना यह है कि भारत का कौन सा हिस्सा किसके साथ जा रहा है। हम देश के अलग अलग हिस्सों का एक ब्रेकअप देख लें कि वो किसके साथ जा रहे हैं। नीरज जी हाँ, बिल्कुल। कौन सा राज्य किसके पक्ष में ज्यादा भरोसा दिखा रहा है, कौन किसके पक्ष में ज्यादा ट्रस्ट रखता है, इस पर भी हमने लोगों से सवाल पूछा और उसके आंकड़े बहुत दिलचस्प निकल के आए। अगर आप देखिए इसमें कि वो ऐसे राज्य जहां पे बीजेपी के पक्ष में लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, देखिए सरकार वहां कांग्रेस की है, मध्य प्रदेश अभी सरकार बदली लेकिन भरोसा बीजेपी के पक्ष में। तो ये राज्य जो आपको दिख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, जहां पे भगवा कलर दिख रहा है, यहां पे भरोसा अभी भी बीजेपी के साथ है लोगों का ज्यादातर। दूसरा, जब हमने सवाल पूछा कि कांग्रेस के साथ कहां ज्यादा लोगों का भरोसा है, तो उन राज्यों पर भी नजर डालिए। असम, परिस्थिति बदल रही है, वहां बीजेपी की सरकार है। पंजाब, उनकी अपनी सरकार। राजस्थान में अभी उनकी सरकार बनी है, तो वो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन असम एक चौंकाने वाला नंबर है क्योंकि वहां बीजेपी ने सरकार बनाई और वहां नेशनल रजिस्ट्री बना रहे हैं। उन सब के बावजूद लोगों का कांग्रेस में ज्यादा ट्रस्ट है इन राज्यों में। तो ये भी आलोक जी बहुत गौर करने वाली बात है। ठीक है, तो ये राज्यों के हिसाब से जब हम देख रहे हैं तो अब एक तरह से इसको पढ़ें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की तस्वीर उभर रही है। अभय दुबे जी, खासकर जो हिंदी हृदय प्रदेश है वहाँ ये इनका जो समर्थन है, भरोसा है, वो काफ़ी बुरी तरह उसको झटका लगता हुआ दिख रहा है। जी, मैं आमतौर पे आपके विश्लेषण से सहमत हूँ। यहाँ पर मैं एक बात जो मेरे दिमाग में अभी आई, मैं कह देना चाहता हूँ इस मौके का लाभ उठाकर। देखिए, हम कहते हैं कि जनता क्या सोच रही है, तो हम मान लेते हैं कि जनता एक समरूप और इकहरी शय है, जबकि मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं होता है। इस देश में जनता नहीं है, बहुत सारी जनताएं हैं और हर जनता का देखने का नजरिया अलग अलग किस्म का है। मसलन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव है या नहीं, तो हमारी जनता उस जनता से पूछा जाना चाहिए जिसमें अल्पसंख्यकों की उपस्थिति ज्यादा हो बहुसंख्यकों के मुकाबले। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस देश में महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है, नियंत्रित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो हमें उस जनता के पास जाना चाहिए जिसमें गरीबों की संख्या ज्यादा हो, बजाय इसके कि खुशहाल मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग की संख्या हो। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि सामाजिक भेदभाव इस देश में कम हुआ है कि बढ़ा है और सरकार उसे रोक पाने में समर्थ हुई है कि नहीं हुई है, तो हमें उस जनता में जाना चाहिए जिसमें दलितों का घटक सबसे ज्यादा हो। तो मुझे लगता है कि जब हम इस भरोसा ऐसे सवाल पे, जो कि मनोभाव है, भरोसा मुख्य तौर पे एक सेंटिमेंट है, एक मनोभाव है, अगर हम उस मनोभाव का पता लगाना चाहते हैं तो हमें अपने सैंपल का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज का पता लगाना चाहते हैं और कौन लोग चीज से सबसे ज्यादा
विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए उस सैंपल में उस जनता के उस हिस्से का घटक ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। इससे पहले शरद प्रधान ने पूछा था कि ये सर्वे कब हुआ था, तो इस सर्वे का ये जो सवाल आपने उठाए हैं दुबे जी, और आप क्योंकि CSDS से जुड़े हुए हैं जहां इस तरह के बहुत बड़े बड़े व्यापक सर्वे होते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये सवाल बिल्कुल वाजिब और जायज़ हैं। इन सवालों का जवाब नीरज देंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर 2 इस वक्त मिसिंग हैं, जो शायद आगे किसी सर्वे में आएंगे। वो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का साथ आना, उनका गठबंधन हो जाना, और कांग्रेस में प्रियंका गांधी का महासचिव के तौर पे एक प्रतिष्ठित हो जाना। ये 2 फैक्टर इस सर्वे के पहले के बाद हुए हैं, तो ये सर्वे इन 2 चीज़ों को फैक्टर इन नहीं कर रहा है। नीरज, दुबे जी की बात का जवाब और शरद जी को तारीख बता दें। शरद जी, जो सर्वे हमने किया ये 20 नवंबर 2018 से लेकर के 8 जनवरी 2019 के बीच में हमने किया है। और दुबे जी की बात का जवाब ये कि हमने जो शुरू में आपको बताया था कि सैंपल साइज हमने काफ़ी बड़ा लिया है, 34,470। ज्योग्राफी, जेंडर, इन सब का ध्यान रखते हुए हमने कास्ट का भी ध्यान रखा है सर। हमने 43% जनरल लोगों से बात करी है, 33% OBC को हमने शामिल किया है, 16% SC को शामिल किया है, 6% ST को शामिल किया है और 2% अदर्स। यानी जो कास्ट का इक्वेशन है उसको भी ध्यान में रखा है, महिला पुरुष का इक्वेशन ध्यान में रखा है, भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा है, संसदीय क्षेत्रों को ध्यान में रखा है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का ध्यान में रखा है। तो हमने ये पूरी कोशिश करी है कि ये जो सर्वे है रिप्रेजेंटेटिव हो, हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन को रिप्रेजेंट करता हो। इस सर्वे में इस पूरे को शामिल किया गया है। और तारीख जैसे कि हमने बताई कि ये 8 जो नवंबर से शुरू हुआ था, 20 से 8 जनवरी तक के बीच का है। जी, दुबे जी कुछ इस पे बोलना चाह रहे हैं। दुबे जी संक्षिप्त टिप्पणी कीजिएगा। देखिए मेरा कहना, हाँ बॉस, देखिए नुमाइंदगी का सवाल है जिसकी नीरज जी ने अभी व्याख्या की, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपके सर्वेक्षण की आलोचना नहीं कर रहा हूं ये कहकर जो मैंने अभी बातें कही हैं। आपने नुमाइंदगी अच्छी तरीके से इसमें सेट की है। इसके अंदर मेरा मानना है कि नुमाइंदगी का सवाल इतना आसान नहीं होता है। जब आप जेंडर जस्टिस की बात करेंगे, उसमें अगर पुरुषों और स्त्रियों की नुमाइंदगी बराबर बराबर है तो वो इसका मतलब है कि सवाल फ्लॉप हो जाएगा। अगर आप भेदभाव के सवाल को संबोधित करेंगे, वहां पे अगर दलितों की नुमाइंदगी केवल उनकी आबादी के मुताबिक है, अगर आदिवासियों की नुमाइंदगी केवल उनकी आबादी के मुताबिक है, तो वहां पे मुद्दा फ्लॉप हो जाएगा। अगर गरीबों के मुद्दे को आप संबोधित करना चाहते हैं और वहां पर अमीरों की और गरीबों की नुमाइंदगी में गरीबों की नुमाइंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, यहां तक उनकी आबादी से भी ज्यादा नहीं है, तो वहां पर मुद्दा फ्लॉप हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना काम किया है। मैंने सुझाव दिया है उसमें आगे भविष्य में ये काम किए जाएं तो इसका ध्यान रखा जाए। नहीं, बिल्कुल सही दुबे जी। और ये बात होने से थोड़ा दर्शकों को भी साफ हो रहा है कि क्या किया गया है, क्या होना चाहिए, किस तरह के सवाल पूछने के लिए सामने ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए। हर्षवर्धन इस पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी। जी, बस 30 सेकंड की टिप्पणी है। दो तीन चीजों पे हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो अभय जी कह रहे हैं मैं उससे लगभग पूरी तरह सहमत हूं। एक चीज तो ये कि सर्वे में 2-3 चीजें, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, तो स्वच्छ भारत अभियान न अमीर को बहुत परेशान करता था, न चलने से पहले तक, न मध्यवर्ग को करता था, कूड़ा वो बाहर फेंक देता था। लेकिन सवाल यह है कि उससे सबसे ज्यादा जिंदगी किसकी सुधरी? जो सफाई कर्मचारी थे, जो हर जगह सार्वजनिक स्थल पर सफाई का जिम्मा जिनके सर पर था, जो सुबह से शाम तक झाड़ू लगाने के बाद भी जाते थे और फिर भी कहते थे, कोई कहता हुआ चला जाता था कि देखो बहुत गंदा है, कोई काम नहीं करता। दूसरी जो चीज है कि जब उज्ज्वला योजना की जो बात हो रही थी, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि आखिर कौन सा वो गणित होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती हैं। तो शायद वो वही गणित था जो अभय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिस वर्ग की बात करते हैं, जिस वर्ग की बात नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री कर रहे हैं, उस वर्ग तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, सरकार की योजनाएं कामयाब रही हैं। और निश्चित तौर पर वो दलित होंगे, वो समाज के पीछे के हिस्से लोग होंगे जिनको ऐसी योजनाएं दी जाती हैं। और जब भरोसे में हम जाते हैं तो शायद अगर इस तरह का भरोसा, मैं बार बार कह रहा हूं कि 65% के ऊपर अगर जा रहा है तो उसमें हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो मतलब खाए पिए अघाए लोग भी उसमें होंगे, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो वंचितों का था उसको भी इसका मतलब योजना का लाभ मिल रहा है।
जी, हरीश बिजूर, जब इस तरह का इतना बड़ा स्टडी होती है और आप, क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये सवाल बार बार पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आप ब्रांडिंग में, स्ट्रैटेजी में काम करते हैं, इस तरह की स्टडी के जो नतीजे आते हैं वो ज़मीन पे जो सच है, जब क्योंकि कई बार क्या है, एक प्रोडक्ट एक बड़े सर्वे के बाद लॉन्च होता है और फिर वो मार्केट में जब उतारा जाता है तो लगता है कि जो सोचा था वो हुआ नहीं। क्या आपको लगता है जो ये सर्वे हुआ है, जो अभी तक सामने आ रहा है, इसके नतीजे वैसे होने जा रहे हैं ज़मीन पर? जब हम इलेक्शन रिजल्ट देखेंगे तो वो इसमें कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा? मेरे हिसाब से ये सर्वे फेज 1 सर्वे है और बहुत अर्ली टाइम सर्वे है। इलेक्शंस में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये होता है कि रोल ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम ट्रस्ट बोलते हैं, जो भरोसा बोलते हैं, वो 2 दिन पहले जो भरोसा होता है वो वोटिंग डे पर वही भरोसा नहीं होता है। तो इस हिसाब से भरोसा ऑन द डेट ऑफ वोटिंग, उसके हिसाब से टॉपिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी फैक्टर ये है कि हमने देखा है कि ये सब नंबर्स में रूलिंग पार्टी रूल्स, ये तो एक ओल्ड एटीट्यूड है, वो सच की एटीट्यूड है। तो इस सर्वे के नंबर्स जो निकले हैं उस पे हम एक डिस्काउंट फैक्टर लगाएं तो ये नंबर्स थोड़ा ज्यादा रिलायबल होगा। आपका कहना है कि अभी इसके आगे बहुत काम बाकी है, ये ज़मीन है और सच है, अभी सवाल भी बाकी हैं, उनके जवाब भी बाकी हैं। क्या होगा अगले चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा? इस वक्त जनता क्या सोच रही है? कौन है इस देश का सबसे भरोसेमंद नेता? क्या हम लोकसभा का ट्रेलर देखने जा रहे हैं और कहां पलटेगा पासा? इन सब सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं और उन पर चर्चा भी होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ अजय सिंह से हम विदा लेंगे, उनको जाना है। बाकी सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं और जारी रहेगा CNBC फर्स्ट पोस्ट CNBC आवाज़ नेशनल ट्रस्ट सर्वे और उस पर उसका विश्लेषण। देखते रहिए CNBC आवाज़।